अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। और ईद से कबल चांद रात को आपको याद होगा एक ऑर्डर आया था और हमने उसी वक्त आपके सामने उसकी तफसीलात भी रखी थी। ये वो ऑर्डर था जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान की जानिब से लिखे गए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के नाम उस ख़त पर लिए गए अज़ खुद नोटिस के बाद जारी किया गया, जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने लिया और बाद अज़ां 7 रुकनी लार्जर बेंच ने उस पर समाअत की। और 7 रुकनी लार्जर बेंच में जब समाअत हो रही थी कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर, तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इस मामले के ऊपर जो अदलिया है उसमें तकसीम का जो अंसर है वो काफ़ी हद तक नुमायाँ है। कई जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान हैं उनकी राय एक दूसरे से बिल्कुल ही बरअक्स हमें नज़र आई है। अगर हम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को देखें तो उनकी जो राय है वो दीगर जजेस से मुख्तलिफ है। जस्टिस अतर मिनल्ला बिल्कुल एक साइड पर खड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल वो कहते हैं कि माजी में होता रहा उस पर मट्टी डालें और आइंदा के लिए ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हल्के अदालती मामलात में मुदाखलत ना कर सकें। तो इस पर जो फ़ैसला था उस पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें थी कि उस फैसले में क्या होगा। जस्टिस याया अफरीदी जो हैं उनकी एक रिवायत रही है, वो हमेशा उनका एंगल दीगर जजेस से मुख्तलिफ ही होता है। और मोस्टली उनकी एक ये भी उनके बारे में तसव्वुर है कि वो जो रिक्यूज़ल है उसके लिए मोस्टली ऑप्ट करते हैं कई अहम इश्यूज़ के ऊपर। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने इस केस की समाअत से ही माज़रत कर ली। ताहम जो उनकी राय है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं वो मेरी दानिश में गलत भी नहीं है। जस्टिस याया अफरीदी का जो रिक्यूज़ल है वो बेसिकली एक नुक्ते पर है। वो ये समझते हैं कि अगर 6 जजेस साहिबान एक ख़त लिख रहे हैं और आला अदलिया के 6 जजेस साहिबान हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिख रहे हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर जस्टिस याया अफरीदी की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उन 6 जजेस साहिबान ने एक कोड ऑफ कंडक्ट की मांग की है और कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से लिखा है कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट वाज़ेह नहीं है कि अगर हमें कोई इंटिमिडेट करे या हम पर कोई असरअंदाज होने की कोशिश करे, कोई धमकाने की कोशिश करे एग्जेक्टिव की जानिब से, तो उस पर हमारा रद्द अमल क्या होगा एज़ एन इंस्टीट्यूशन या एज़ एन इंडिविजुअल। उसके लिए हमारा जो ज़ाब्ता-ए-कार है, जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनमें वजाहत की ज़रूरत है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग उस ख़त के बारे में ये है, गो कि उन्होंने अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ इंस्टेंसेस का हवाला ज़रूर दिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक के अगेंस्ट एक पूरी चार्जशीट ज़रूर बयान की। ताहम जो उनका बुनियादी मुद्दा है वो यही है 6 जजेस साहिबान का कि हमें बताएं, जब हमारा चीफ़ जस्टिस हमारे कहने पर जब 6 जजेस उसको कहें कि आप इनके ख़िलाफ़ जो हम पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें, वो नहीं करता। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट को लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती, तो हमारे पास अब कौन सी रेमेडी बाकी है, हमें बताया जाए। और दूसरा ये कि हम क्या करें अब अगर हमें कोई इंटिमिडेट कर रहा है तो उसके ऊपर हमारे पास क्या इख्तियारात हैं, क्या हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में कोई चीज़ ऐसी आ सकती है। तो ये बेसिक सवाल था जिस पर जस्टिस याया अफरीदी साहब ये समझते हैं कि इसको अब जुडिशल साइड पर देखना मुनासिब नहीं होगा। जो बात की गई है उस बात को देखा जाए और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, ये उनका मतम नज़र है जो काफ़ी हद तक समझ में आता है। दूसरी जानिब एक राय ये है कि जब फुल कोर्ट बन गई है, तमाम जजेस साहिबान सर जोड़कर बैठ गए हैं आला अदलिया के, तो क्या बेहतर ना होता कि वो जजेस साहिबान ही इस मामले को डिसाइड करते और वंस एंड फॉर ऑल इस मसले का हल निकालते। जस्टिस अतर मिनल्ला ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिखे हुए उस फैसले से या उस ऑर्डर से इख्तिलाफ़ किया है और गो के उसे नाम उन्होंने एक मरतबा फिर एडिशनल नोट का दिया है, इख्तिलाफ़ी नोट का या डाइसेंटिंग नोट का नहीं दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कई अहम नुकात उठाए हैं और जो इस ऑर्डर के या इस अदालती कार्रवाई की जो समाअत है इससे तकरीबन एक हफ़्ता पहले तक 25 मार्च से लेकर अप्रैल तक चलता रहा। उन जजेस साहिबान के ख़त के बाद किस तरह फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई, किस तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन जजेस साहिबान को अपने पास बुलाया, उनसे मुलाकातें की, अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने पास बुलाया गया, उनसे मुलाकात हुई, एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया।
ये तमाम बातें उस पर उन्होंने काफ़ी खुलकर अपनी राय का इजहार किया है। और मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो जुडिशल रिस्पांस था या अदालती रिस्पांस था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर भी उन्होंने काफ़ी हद तक तनकीद की है और कहा है कि जिस तरह हमें रिएक्ट करना चाहिए था हमने नहीं किया। और वो 6 जजेस का जो दिफा जस्टिस अतर मिनल्ला ने किया है वो भी हमें देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि वाहिद एक जस्टिस अतर मिनल्ला ही हैं जो काफ़ी वोकल हैं उन 6 जजेस के डिफेंस में। और उन 6 जजेस का जो एक ऑनर है उसको प्रोटेक्ट करने की वो बारहा कोशिश कर रहे हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह ये भी समझ में आती है कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो चीफ जस्टिस थे, और मोस्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली जो जजेस, ये 6 जजेस हैं, इनमें से मोस्टली जजेस को अपॉइंट करने में भी जस्टिस अतर मिनल्ला का कलीदी किरदार है, अहम किरदार है। और वो इनको पर्सनली एज लॉयर्स जानते हैं, जजेस साहिबान को, इनकी इंटेग्रिटी को वो समझते हैं, जानते हैं। और इसी बेस पर उनकी अब एक ओपिनियन है कि भाई ये जजेस जो हैं ये किसी की ईमा पर या किसी को खुश करने के लिए सब नहीं कर रहे जो वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आइन के तहत हलफ उठा रखा है और वो कभी भी कम अज़ कम झूठा हलफ की जो खिलाफ वर्जी है वो तो नहीं करेंगे जानते बूझते हुए, अनटिल एंड अनलेस ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने ऐसा किया है। और जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तो हमें उन जजेस साहिबान के ऊपर शक व शुबे का इजहार नहीं करना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। ये मतम नज़र है जस्टिस अतर मिनल्ला का, जो बिल्कुल दुरुस्त नज़र आता है। ताहम जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये जो बात कही गई और ये जो नोट लिखा गया, उससे कबल फुल कोर्ट मीटिंग में इन जजेस साहिबान को जो हीरो कहा गया, उससे बहुत से जो सेक्टर्स हैं वो नाला हैं, उनसे गुस्सा भी हैं, कुछ खाइफ भी नज़र आते हैं। अदालती सतह पर हम देख रहे हैं जुडिशल पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा उरूज पर नज़र आ रही है। बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ एक मज़मूम किस्म की आप कह सकते हैं मुहिम चलाई जा रही है, और उसमें बदकिस्मती के साथ हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जानते ना जानते हुए बहुत से लोग अब जस्टिस अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ हमें ट्वीट्स करते नज़र आते हैं, अपनी वीडियोज़ के अंदर उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ एविडेंसेस, सो कॉल्ड एविडेंसेस पेश करते नज़र आते हैं कि उनका माजी क्या था, वो माजी में क्या करते रहे। और वो ये भूल जाते हैं कि यही जस्टिस अतर मिनल्ला थे जब पानामा चल रहा था, और उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, बाद अज़ां आसिफ सईद खोसा साहब भी आए, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक किरदार हमें उस वक्त नज़र आया। जस्टिस अतर मिनल्ला वॉज द ओनली वॉइस जो कि चीफ जस्टिस भी बने शौकत सिद्दीकी साहब के बरतरफ़ी के बाद। उन्होंने वहाँ पर मोस्टली उस वक्त नून लीग को रिलीफ दिया जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जब तमाम अदालतें एक साइड पर खड़ी थी उस वक्त नून लीग के ख़िलाफ़, जिस तरह आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हमें ये सब कुछ देखने में मिल रहा है। तो हम जस्टिस अतर मिनल्ला को ही क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिनका जो मतम नज़र है वो हमेशा से एक ही रहा है। वो हमेशा से जो आप कह सकते हैं जिसके ऊपर मज़ालिम होते हैं या जिसके ऊपर जो ज़ेर अताब होता है उसका ही साथ देते हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, मोस्टली जो एक राय है वो ये भी है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने की एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि हाई कोर्ट में वो सब कुछ जो जस्टिस आमिर फ़ारूक के होते हुए हो सकता है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के होते हुए मुमकिन नहीं था, लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट में जब लाया गया और साथ ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया, तो पहले ही दिन उन्होंने अपने बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला को अपने साथ बिठाया, और ये एक तासुर कायम हो गया कि शायद ये अब इनका हम ख्याल बेंच होगा। मगर हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ी ही समझदारी के साथ, और जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो राय है वो थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ है, उन्होंने अपने उस मुख्तलिफ राय का भी इजहार किया। गो कि मोस्टली हमने देखा कि उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसलों से इख्तिलाफ़ भी बड़े 90 तोले अंदाज में किया। एक इजाफी नोट लिखकर उन्होंने कह दिया कि मेरी यहाँ पर राय ये है, गो कि चीफ जस्टिस ये फरमाते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि एक माह गुजरा, जस्टिस अतर मिनल्ला का बेंच अलग हो गया, और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला कई अहम केसेस सुनते हमें नज़र नहीं आए। एक केस आया बाद अज़ां इमरान खान साहब की ज़मानत का साइफ़र केस में, और वो भी मौसम सरमा की तातीलात में जब चीफ जस्टिस मुल्क में नहीं थे, जो
सरदार तारिक मसूद साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, और जस्टिस अतर मिनल्ला कमर अदालत नंबर 1 में जो इनकी जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई, उससे एक तासुर मिला कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने जा रहा है। बाद अज़ा हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ फिर एक दफ़ा जो एक मुहिम है वो शुरू हो गई, और ये मुहिम अब काफ़ी ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से बहुत सी उम्मीदें भी थीं, और ये तासुर दिया जा रहा था उनके चीफ़ जस्टिस बनने से पहले कि कम से कम जब वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो अपने जो ब्रदर जजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जिस तरह उनको एक एहसास महरूमी हुआ करता था जस्टिस बंदयाल, जस्टिस गुलजार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस साकिब निसार के दौर में, वो शायद अब किसी और जज को ना हो, मगर उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अकेले थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और जस्टिस अतर मिनल्ला 7 जजेस ऐसे हैं आदला अदलिया के, जिन पर न सिर्फ सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है बल्कि अदालती सतह पर भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और एक बाकायदा किस्म की हमें साजिश नज़र आती है उन जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ जो लिख रहे हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, हमें असिस्ट किया जाए, हमारी मदद मुआवनत की जाए। मगर यहाँ पर अब वही सवाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बदकिस्मती के साथ दोहरा रहे हैं, जो सवाल उस वक्त जस्टिस गुलजार, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस साकिब निसार दोहराया करते हैं, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनको खतूत लिखा करते थे कि ये फ़लाँ मामला है, इस मामले को हमें इस तरह लेकर चलना चाहिए, और उनके उस ख़त का जवाब नहीं दिया जाता था। तो ये उस वक्त एक राय थी कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, जब ये साहिब इक़्तिदार होंगे और इनके पास बतौर चीफ़ जस्टिस इख्तियारात आएंगे, तो ये कम से कम अपने ब्रदर जजेस को सुनेंगे, और उसके बाद जो अदालती आज़ादी है, जो अदलिया की आज़ादी है, उस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। मगर आज जो हो रहा है बदकिस्मती के साथ, माज़रत के साथ, उसके बरक्स ही हमें होता नज़र आ रहा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कौल व फ़ेल में बज़ाहिर हमें तज़ाद नज़र आ रहा है। जो 6 जजेस साहिबान ने ख़त लिखा है, उस ख़त के ऊपर जिस तरह का अदालती रिस्पॉन्स आना चाहिए था, अभी तक वो रिस्पॉन्स नहीं आया। और एक फ़ाज़िल जज अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनकी उस बात पर उनके ख़िलाफ़ उल्टा मुहिम शुरू कर दी गई है। और सोशल मीडिया के ऊपर वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो FIA है या जो JIT बनाई गई, वो बड़ी एक्टिव नज़र आती थी, मगर वो उसी हद तक एक्टिव हैं जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई तनकीद करता है। जहाँ दीगर जजेस साहिबान का ताल्लुक़ है, तो ना FIA को नज़र आता है, ना ही उस JIT को नज़र आता है, और ना ही बदकिस्मती के साथ हमारी अदलिया को नज़र आता है। और आज जस्टिस अतर मिनल्ला को एक मरतबा फिर सिर्फ इसलिए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने उन 6 जजेस का साथ दिया है। यहाँ जो किरदार मेरी दानिश में, मैं बड़ा नाकिस मेरी सोच हो सकती है, मेरी दानिश में जो किरदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओवरऑल होना चाहिए, वो किरदार आज हमें एक जस्टिस अतर मिनल्ला का नज़र आ रहा है, और शायद उसी की कीमत ये चुका भी रहे हैं जो उनके ख़िलाफ़ इस वक्त मुहिम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और ओवरऑल जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, हर गुज़रते दिन के साथ बड़े जय्यद किस्म के सहाफ़ी जो हैं, उनको कभी मुशर्रफ का कोई एलाई करार दे रहे हैं, और कभी उनके अदालती फ़ैसलों को बुनियाद बनाकर उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मगर इस तमाम तर मामले पर जो खामोशी है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एज़ अ होल, वो बड़ी आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक है। और यहाँ पर अब एज़ एन इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक मौका था कि वो स्टैंड लेते और एक इदारा जाती रिस्पॉन्स देते, एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देते, ताकि आइंदा कभी भी कोई ऐसे जो इक़दामात हैं वो करने से पहले सोचे। अब दूसरी जानिब जो 6 जजेस साहिबान हैं, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की मुहिम चल रही है वो भी हम सब के सामने है। उनका ख़त आया, ना बजाय इसके कि उनके ख़त का जायज़ा लिया जाता, उनके ख़त के ऊपर जो कोड ऑफ़ कंडक्ट है वो बनाया जाता, उल्टा अब उन जजेस साहिबान को एक कंप्लेनेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है, और उन जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मुहिम चलाई जा रही है, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, या उनकी हमदर्दियाँ समेटने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। गो के यही सब कुछ होता रहा 2017-18 में, जब जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने एक विसल ब्लो की थी, उन्होंने एक तकरीर की थी, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने खुलकर बात की थी कि किस तरह वो
असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद तकरीबन 3-4 साल तक नून लीग के पास बेचने को कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ शौकत अजीज़ सिद्दीकी के उस तकरीर को, उस बयान को जवाज़ बनाकर एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि किस तरह जो अदालती मामलात हैं उनमें मुदाखलत हो रही है। मगर उस वक्त एक शौकत अजीज़ सिद्दीकी थे, आज 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान हैं। और आज वही नून लीग जो उस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब के बयानिए को आप कह सकते हैं कि बेस बना रही थी, आज इन 6 जजेस साहिबान को उसी तरह तनकीद का निशाना बना रही है जिस तरह उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के साथ कर रहे थे। और ये भूल जाते हैं कि कल को दोबारा इन्हें भी इस जगह पर खड़ा होना पड़ सकता है और दोबारा से यही सब कुछ उनके साथ भी हो सकता है। उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड ले लेती तो शायद आज इन 6 जजेस साहिबान को ये ख़त ना लिखना पड़ता। और आज अगर नून लीग ये स्टैंड नहीं लेती तो कल को फिर कोई जजेस उठेंगे और इस तरह की बात करेंगे। इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की लेगेसी जो बनना थी वो बन चुकी। 13 जनवरी को जो बल्ले का निशान उन्होंने छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की इस वक्त की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी सियासी जमात से, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं जो एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बिल्कुल ही बरअक्स उनकी अब राय हमें नज़र आती है। और वो बातें कर रहे हैं जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नागवार गुज़रती हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी वो आप कह सकते हैं कि हौसला देती हैं। और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं या हमारी नून लीग की हुकूमत है उनको इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कोई भी मसला नज़र नहीं आता। एक तासुर दिया जाता था जब जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस थे और जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़तूत डाइसेंटिंग नोट्स मंजर आम पर आते थे तो ये तासुर कायम करने की कोशिश की जाती थी कि ये नून लीग के मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा ये कर रहे हैं। जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो आप देखिएगा या काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो नून लीग के लिए एक पूरा माहौल बनेगा। हम उस वक्त इस बात से इत्तेफाक नहीं करते थे और मेरा तो ऑन रिकॉर्ड इस मामले के ऊपर राय है, आप देख सकते हैं। मगर आज बदकिस्मती के साथ ये नज़र आ रहा है कि उस वक्त जो लोग ये बात किया करते थे वो ठीक थे और हम गलत थे। ये तासुर आज मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। हो सकता है आज भी मैं एक मरतबा फिर गलत साबित हो जाऊँ, मगर लग यही रहा है कि जो नून लीग है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी कंफर्टेबल है हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। और ये क्यों कंफर्टेबल है उसके लिए एक पूरा सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जो हम माजी करीब से देखते आ रहे हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मतम नज़र है वही इस वक्त नून लीग का और इस्टेब्लिशमेंट का मतम नज़र है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान का वो ख़त हो। बहरहाल देखते हैं ये मामला अब आगे किस करवट बैठता है और ये मामला इतनी आसानी से इतनी जल्दी से रैप अप नहीं होगा। इसमें से अभी बहुत कुछ मज़ीद निकलने का अंदेशा है। देखते हैं वो सब कुछ क्या होगा और मोस्ट प्रॉबली ये मामला जो है मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक जो है वो मौखर भी हो सकता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।